वेलकम टू अनदर सेशन ऑन कंपनी टैक्सेशन सीरीज। पहले सेशन में हमने कवर किया कि कंपनी टैक्सेशन की जनरल प्रोविजंस क्या होती हैं और एक ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है वो लोकल और एक्सपोर्ट सेल करे तो फिर स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या हैं। फिर हमने उसकी टैक्स कॉम्प्यूटेशंस को अंडरस्टैंड किया और उससे पहले हमने उसकी देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं। सेकंड सेशन में हमने कवर किया था कि इसी कंपनी की अगर आईआरएस के ऊपर टैक्स रिटर्न अपलोड की जाए तो वही सेम जो हमारी कंप्यूटेशंस हैं वो वहाँ पे किस तरह से रिफ़र की जा सकती हैं और उनको मैच करके किस तरह से टैक्स रिटर्न सबमिट की जा सकती है। आप इन दोनों सेशंस को नीचे डिस्क्रिप्शन से भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कि गुड्स की ट्रेडिंग बिजनेस में है और साथ कुछ सर्विसेज भी रेंडर कर रही है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे कुछ मसाइल इसकी मिनिमम टैक्सेशन में आते हैं। हम डिटेल से पहले इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, फिर हम इसकी टैक्स कॉम्प्यूटेशंस को वेरियस एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको आईआरएस में किस तरह से अपलोड किया जा सकता है। तो आइए अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कंपनी टैक्स कॉम्प्यूटेशंस की। हम आज जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो है वो कंपनी जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स के अंदर डील करती है और जो सर्विसेज रेंडर करती है। हम जो बड़े इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो आईआरएस के अंदर आने वाले नॉर्मल टैक्स और मिनिमम टैक्स के इश्यूज हैं। ये हम आईआरएस की कॉम्प्यूटेशंस में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी जो 113 है उसके अंदर देख लें। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी रेजिडेंट कंपनी, आपको पता है हमारा टॉपिक इस वक्त कंपनी का चल रहा है, तो कोई भी रेजिडेंट कंपनी का लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी वजह से उसका जो टैक्स फॉर द ईयर लायबिलिटी है, याद रखिए टैक्स लायबिलिटी की बात होती है हमेशा, विद होल्डिंग टैक्स सेपरेट चीज़ है। उसकी अगर टैक्स लायबिलिटी किसी भी वजह से इंक्लूडिंग कंपनी को लॉस हुआ है और उसका कोई टैक्स नहीं पेएबल, अगर कोई सेटिंग अप ऑफ लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर है, कंपनी किसी भी स्कीम की वजह से एग्जेम्प्ट है, कोई भी क्रेडिट्स या रिबेट्स दिए जाते हैं या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन की वजह से कंपनी का जो पेएबल टैक्स निकलता है यानी टैक्स लायबिलिटी वो 1.25% ऑफ द टर्नओवर से कम है, तो कंपनी को एट लीस्ट 1.25% ऑफ देयर टर्नओवर पे करना है। ये टैक्स मिनिमम टैक्स कहलाता है फॉर द कंपनी। ये इस शेड्यूल में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ विदहोल्डिंग टैक्स की लायबिलिटीज़ हैं जो कंपनी जो है मिनिमम कंसिडर की जाती हैं कंपनी के केस में। लॉ ये कहता है कि जब भी कोई प्रिस्क्राइब पर्सन पेमेंट डिडक्ट करेगा फॉर द सेल ऑफ गुड्स, तीन चीज़ें हमने याद रखनी हैं: सेल ऑफ गुड, रेंडरिंग और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रिस्क्राइब्ड पर्सन डेफिनेटली कंपनीज का भी टैक्स डिडक्ट कर रहे होंगे और अगर कंपनीज का भी टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो 153 प्रिस्क्राइब करता है इस विदहेल्ड टैक्स की ट्रीटमेंट को। ये लॉ ये कहता है कि टैक्स डिडक्टेबल अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ दिस सेक्शन ऑन द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन शैल बी मिनिमम टैक्स। ये वाला जो टैक्स है अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 1 जो डिडक्ट हुआ है, वहाँ सब सेक्शन 2 डील करता है एक्सपोर्ट हाउस को। इसको हम बेशक बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये भी मिनिमम टैक्स ही है क्योंकि उसके ऊपर विदहेल्ड हुआ है। तो लॉ ये कहता है कि कोई भी पर्सन हो, इंक्लूडिंग कंपनी आएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो टैक्स है ये विदहेल्ड होगा, तो ये मिनिमम टैक्स होगा, ये जितनी भी अमाउंट हो। कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चरर है, हमने प्रीवियसली देखा था जो हमारी पहले 2 सेशन है कंपनी टैक्सेशन के, उस केस में ये एडजस्टेबल है। इसी तरह से लिस्टेड कंपनी है वो जिस मर्जी चीज़ में डील कर रही है। एक और एक्सेप्शन है एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी, अगर कंपनी है और वो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है तब भी उसका जो टैक्स है वो फाइनल नहीं है, मिनिमम नहीं है, वो एडजस्टेबल है। सिर्फ वो कंपनी जो सेल ऑफ गुड्स में डील करती है और वो ट्रेडिंग करती है तो उसका टैक्स जो है विदहेल्ड अंडर सेक्शन 153 मिनिमम होगा। इसी तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में भी ये मिनिमम टैक्स है। एक्सपोर्ट्स के केस में 2024 के बजट से पहले चीज़ें बड़ी आसान थीं। 1% टैक्स डिडक्ट होता था, वो फुल एंड फाइनल होता था। 2025 का जो बजट, 2024 में जो बजट आया है जिसकी एप्लीकेशन 2025 टैक्स ईयर से आगे होनी है, उसमें
इस टैक्स को मिनिमम कर दिया गया, वह जो यहाँ पे सेक्शन 154 के तहत डिडक्ट होगा। तो अब एक्सपोर्ट्स के केस में भी जो कंपनीज़ हैं वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वर्कआउट करना है, और अगर उनका टैक्स विदहेल्ड टैक्स से कम है तो फिर इन्होंने फर्दर टैक्स यानी मोर नॉर्मल टैक्स भी जो है वो जमा करवाना है। कुछ थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं जो मिनिमम में क्वालिफाई करती हैं, कमीशन है वो भी मिनिमम अगर विदहेल्ड है, और कुछ और भी इनकम्स हैं वो हम ग्रेजुअली देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि आईआरएस पे और कंप्यूटेशन में हमारी किस तरह से वर्कआउट होते हैं। अच्छा जी, हम ज़रा कंप्यूटेशंस की बात कर रहे हैं। केस स्टडी हमें पता है हमारी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है और हमारी सर्विसेज हैं डिफरेंट टाइप की जहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने इसकी सेल किस तरह से वर्कआउट की हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पहले भी 2 सेशंस में बता चुका हूँ, आपने अपनी फ़िगर्स प्रिपेयर करनी है और अपनी फ़िगर्स प्रिपेयर करके उनके मुताबिक अपने विदहोल्डिंग टैक्सेस और इनकम टैक्स की लायबिलिटी वर्कआउट करनी है। ये हम गाइडेंस के लिए फ़िगर्स ले रहे हैं। फ़िगर्स यहाँ पे एज सच मैटर नहीं करती, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ये जो कंपनी है ये ट्रेडिंग ऑफ गुड्स करती है, 280 मिलियन की इसकी गुड्स की ट्रेडिंग है। फिर ये इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज देते हैं और फिर ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर भी काम करते हैं। ये वही तीनों हेड्स हैं जिनके ऊपर अंडर सेक्शन 153 टैक्स विदहेल्ड होता है। एक टैक्स इनका और विदहेल्ड होता है, मैं आपको जो कंप्यूटेशंस में बताता हूँ। ये प्रॉपर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी प्रिपेयर की। इन फाइनेंशियल इस सेल की फिगर्स के साथ इंपोर्ट इन्होंने कुछ की है, इंपोर्ट के ऊपर भी इनका टैक्स विदहेल्ड हुआ है। जो मटेरियल्स कंज्यूम हुए हैं गुड्स के अंदर और जो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, उनकी कॉस्ट वर्कआउट करके जब हम पहुँचते हैं तो इसके साथ साथ आपने सारी चीज़ें वर्कआउट करनी है। अपने पॉलिसी नोट्स बनेंगे, आपके टैक्स डेप्रिसिएशन बनेगी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बनेगी, फॉलोड बाय अ ट्रायल बैलेंस होगा। वो सारी वर्किंग आपने कंप्लीट करनी है। कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और आप पहुंचते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। ये न्यू केमिकल ट्रेडिंग एंड एप्लीकेशन है, यानी ये केमिकल में ट्रेड भी करते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं कंस्ट्रक्शन के और इस तरह के। तो यहाँ पे हम देखें सेल के साथ जीपी के साथ हम पहुँचे 87 मिलियन के प्रॉफिट के ऊपर। चूँकि सर्विसेज कंपनी है इनमें प्रॉफिट का जो परसेंटेज है नॉर्मली काफ़ी हाई होती है। अपनी बैलेंस शीट को आपने प्योरली प्रोफेशनली शीट बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्यूटेशंस की स्टेज के ऊपर। कंप्यूटेशन के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेल हमारी टोटल 707 मिलियन की है। अकाउंटिंग प्रॉफिट ये वाली कुछ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है, टैक्स डेप्रिसिएशन वर्कआउट होती है। यहाँ पे हम वर्कआउट नीचे टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे एक जो चीज़ जिसको मैं थोड़ा सा ओवरलुक कर रहा हूँ, आपने उसको बहुत केयरफुली देखना है, वो है अगर आपके पास 113 के कुछ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेज हैं, यानी वो लॉसेस जो आपके पास कैरिड फॉरवर्ड हैं, अगर आपने उन लॉसेस को भी अकाउंट फॉर करना है तो वो यहाँ पे आपके आने चाहिए। वो आपके इस प्रॉफिट को फर्दर रिड्यूस कर देंगी। हम चलते हैं अपनी उसके ऊपर कि हम ये देखते हैं कि हमने इस सेल के साथ और क्या क्या एक्टिविटी की हैं। इस सेल के साथ अगर हम अपने प्रॉफिट को देखें तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है टैक्सेबल वो ये आ जाता है। हमारा नॉर्मल टैक्स एट द रेट ऑफ 29% बीइंग अ कंपनी ये आ जाता है। हम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स भी लगा के देखते हैं और 113 का टर्नओवर टैक्स भी लगा के देखते हैं। तो ये सारे के सारे टी लगा के देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं वो किस तरह से हैं। अगर इन तीनों में से वर्कआउट किया जाए तो हाईएस्ट टैक्स नॉर्मल टैक्स है, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा है, सर्विसेज कंपनी है, इनकी कॉस्ट कम होती है। अगर आप विदहेल्ड टैक्स में आएंगे जो कि मिनिमम है, इनकी इंपोर्ट इन्होंने जो मटेरियल्स इंपोर्ट किए 9 मिलियन उस पर डिडक्ट हुआ। लोकल सप्लाईज जो इन्होंने की कम डिडक्ट हुआ क्योंकि ज़्यादातर इंपोर्टेड मटेरियल में से था तो उसके ऊपर लोकल में विदहोल्डिंग नहीं हो रही थी। 4% इनकी जो इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज थी 4% के स्लैब में थे, कुछ अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो 7.5% पे फॉल करते थे। यहाँ पे मैंने नॉन ATL के भी रेट लिखे हुए हैं। आपने बड़ा केयरफुली अपने रेट मॉनिटर करने हैं अपने क्लाइंट के पास भी कि उसे अब आपके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई हों। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखें तो ये सारे के सारे जो टैक्सेस हैं ये मिनिमम हैं। ये सारे के सारे टैक्सेस मिनिमम हैं। ये ट्रेडिंग कंपनी है। अच्छा, फिर इसके कुछ और भी इलेक्ट्रिसिटी और मोटर्स वगैरह के ऊपर गाड़ियों पे टैक्स डिडक्ट हुए, ये एडजस्टेबल है। अगर एडवांस टैक्स आपने 47 का दिया हुआ है 147 का, तो वो आपका अपीयर हो जाएगा वहाँ पे आपके IRS के स्टेटमेंट के अंदर।
इसी कंप्यूटेशन को जब हम डालते हैं आयरस के अंदर तो फिर देखते हैं बिहेवियर क्या होता है। सबसे पहले तो आप अपना प्रॉफिट जो है वो वर्कआउट कर लें। मैंने यहाँ पे टोटल फिगर्स डाली हैं फॉर द सेक ऑफ सम सिंप्लिसिटी। आप अपनी सारी फिगर्स डिटेल से डालिएगा। स्टॉक्स मैंने एडजस्ट किए, मैंने जब मैनेजमेंट और प्रॉफिट डाले तो मेरा जो प्रॉफिट वर्कआउट हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम है जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक प्रॉफिट आ रहा है, जो हमारी ये केस स्टडी है। इनएडमिसिबल भी हमने यहाँ पे टैक्स डेप्रिसिएशन भी वर्कआउट की हुई है। हम टैक्स डेप्रिसिएशन वर्कआउट करते हैं, फिर हम टैक्स डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली उठ के इनएडमिसिबल में आ जाती है अकाउंटिंग, और टैक्स डेप्रिसिएशन वो आपको अलाउ कर देता है, तो आपका एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाता है। अब आपने आ जाना है टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर। टैक्स कंप्यूटेशन पे आप आएंगे, एडजस्टेबल टैक्स 2-3 जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और व्हीकल वगैरह के हैं वो एंटर कर लें, वो एडजस्टेबल हैं। मिनिमम टैक्स के स्लैब में हमने आना है। मिनिमम टैक्स की इंपोर्ट और जो उन्होंने मटेरियल्स इंपोर्ट किए उसका टैक्स लगाएं, और यहाँ पे अपनी टोटल वैल्यू और टैक्स डिडक्टेड लिखें। सिस्टम खुद ब खुद चार्जेबल वर्कआउट कर लेगा। लोकल सप्लाईज़ के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुए वो भी आ जाएंगे, जो इनके इंजीनियरिंग कंसल्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी आ गए, जो इनके कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी आ गए। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब ये वाली वैल्यूज़ हम डिफरेंट देते हैं, फिर यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड और होता है और टैक्स चार्जेबल और होता है। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है, जो मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी सर्विसेज में कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो ये वाला स्लैब है। जब हम कंप्यूटेशंस में, मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये राज कहाँ से हो रही हैं। जब हम कंप्यूटेशंस पे जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट, हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन सब कुछ ठीक है, हमारे एडवांस टैक्सेस भी ठीक आ रहे हैं, लेकिन जो टैक्स चार्जेबल है वो डिफरेंट है। नॉर्मल इनकम टैक्स हमारा सेम है, वो प्रॉफिट के ऊपर 25% है, लेकिन ये टैक्स चार्जेबल डिफरेंट है। क्यों? ये इसलिए कि लॉ ये अज्यूम करता है कि ये वाली जो सारी सर्विसेज हैं आपकी, ये आपकी मिनिमम टैक्स में क्वालिफाई करती हैं। इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, अब देखें, हम वर्कआउट कर रहे हैं अपनी टैक्स कैलकुलेशंस में कि हमारी 25% नॉर्मल की हाईएस्ट बनती है, और अगर हम 34 मिलियन ये ले लें तो 34 मिलियन हमारी ये लाइबिलिटी बन जाती है, और हमारा 6-7 लाख रुपया ये वाला हमारा रिफंडेबल में चला जाता है। आईआरएस इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा है, आईआरएस एक डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स भी चार्ज करता है। मिनिमम टैक्स का डिफरेंस ये चार्ज करता है, आपका टोटल विद होल्डिंग टैक्स मैच कर जाता है, और आईआरएस यहाँ पे आके 1.694 मिलियन का एक आपका एडमिटेड टैक्स निकालता है। ये यहाँ पे एक लेकुना है एफबीआर के सिस्टम में, या आप समझें कि एफबीआर की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है कि वो किस तरह से इसको इंटरप्रेट करता है। ये यहाँ पे पहले इंपोर्ट जो मिनिमम टैक्स है सिस्टम खुद ब खुद उठा के लाता है, टैक्स कैलकुलेटेड, टैक्स चार्जेबल, और इंपोर्ट के केस में कोई एट्रीब्यूटेबल इनकम नहीं बनाता। लोकल के केस में बुनियादी तौर पे वो रिसीट से इस टैक्स चार्जेबल को एक फार्मूला लगा के इनकम एट्रीब्यूट करता है, और उस इनकम के ऊपर टैक्स निकाल के, तो ये वाला जो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स है, ये आप देखें लोकल सप्लाईज़ के ऊपर भी 5% का डिफरेंस है, 4% के ऊपर भी आपका डिफरेंस निकल आता है जो सर्विसेज स्पेसिफिक सर्विसेज हैं, और जो एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर भी टैक्स का डिफरेंस निकल आता है। अच्छा, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना कोई मुश्किल नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बात है इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमारा जो वाला टैक्स डिडक्ट हो गया हुआ है, ये टैक्स हमारा मिनिमम टैक्स है, इससे ज़्यादा पेएबल नहीं बनना चाहिए। जबकि एफबीआर का आईआरएस जो है वो इसको लेकुना समझें या इंटरप्रिटेशन समझें, ये डिफरेंट तरीके से इसको वर्कआउट करता है। अब लोग ये कहते हैं कि जी हमने तो ये वाला टैक्स पे नहीं करना, क्लाइंट पे करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ क्लाइंट, अच्छे क्लाइंट जो हैं वो कहते भी हैं अगर जी मार्जिनल डिफरेंस है आप पे कर दें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर कुछ सॉल्यूशंस लोग सजेस्ट करते हैं कि जी हमारा तो चूँकि ये बनता ही नहीं है तो क्या सॉल्यूशंस है। फिर लोग आमतौर पे जो सॉल्यूशन अडॉप्ट कर रहे होते हैं, दो दिस इज़ नॉट अ लेजिटिमेट सॉल्यूशन, लोग क्या करते हैं अपने प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, या प्रॉफिट इतना रिड्यूस कर देते हैं कि जो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स इस टैब में क्रिएट हो रहा होता है वो क्रिएट नहीं होता। दूसरा तरीका ये होता है कि लोग आमतौर पे जो भी नहीं करना चाहिए, लोग जो मिनिमम टैक्स जो आपका डिडक्ट हुआ होता है उसको एडजस्टेबल के किसी कॉलम में, किसी भी, मैंने कुछ रिटर्न्स खुद देखी हैं, उन्होंने हैपहैज़र्डली कहीं पे ही इन 153 में गुड्स में कहीं पे भी डाल के उसको
फाइनल टैक्स में ले लिया। जब आप फाइनल टैक्स के स्लैब एडजस्टेबल टैक्स में डालेंगे तो सिस्टम उसको मिनिमम टैक्स में कैलकुलेट नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल ये जो लेकुना है वो इस इंटरप्रिटेशन की वजह से है जो इस मिनिमम टैक्स की वजह से अराइज होती हैं। आप कोशिश करें लेजिटिमेट जो सोल्यूशन है उसको अडॉप्ट करें, थोड़ी सी वर्किंग कंप्लीट कर लें, अच्छे कंसल्टेंट से अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिनिमम टैक्स से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हों, मेरी टीम रिप्लाई करने के लिए तैयार होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी।